हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी पीसीएस के लिए, यानी कि जैसे आप सभी को पता है यूपी पीएससी का जो एग्जाम है 2024 वाला, यानी कि जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये क्या भाई, ये लगभग 27 अक्टूबर को जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसी को देखते हुए हमने जो है आपको यहाँ पे यूपी स्पेशल के लिए हमने जो है रिवीजन सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का पूरा स्टैटिक जीके हम कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने पार्ट 3 तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूपी पीसीएस के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2015 से लेकर के 2022 तक का जो पूरा पीवाईक्यूज है, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है मे भी एक वीडियो हो या तो दो पार्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें हम पूरा जो अब तक का जितना भी वीडियोस जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको देखने को मिला है। लेकिन जैसे कि आप पीडीएफ में देखना चाहें तो आपको आंसर प्रोवाइड किया गया है पीडीएफ के साथ ही। लेकिन हमारे लिए आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के अंतर्गत जो जानकारी दी गई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो वहीं से ही सेट होने वाला है। तो हम यहाँ पे पूरा पीवाईक्यूज कवर करेंगे, प्लस इस सेशन की जो पीडीएफ के लिए, यानी कि जो ये पीडीएफ हम कवर करा रहे हैं, ये पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से जाकर के प्रिसीजन आईएएस का टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ क्लास कवर होने के बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या देखा, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि जो टोटल है, यानी कि जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उस क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। यानी क्या है, 12.8% जो है क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये पहला स्टेटमेंट कह रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो 3 जिले हैं, जैसे जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में कोई भी वन नहीं है। ये स्टेटमेंट कह रखा है। फिर आपको क्या करना है, सही उत्तर देखना है। तो हमारा दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे लिए आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टैटिक जीके को कवर करेंगे तो उसी के साथ साथ आप इस जो आपको ये जानकारी जो मिल रही है उसी के साथ साथ इस जानकारी को क्वेश्चन के फॉर्म में जो दी गई इसको आप एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वे कौन से होते हैं। तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा आप सभी को पता है। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक, यानी कि एफएसटी के जो नागरकोट अभियान, एफएसटी का जो नागरकोट अभियान के दौरान जो है उन्होंने जो संग्रहित की थी 300 संस्कृत की पुस्तकों का जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा, किनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, अजूजुद्दीन खान, ये आपको याद रखना है। इन्होंने 300 संस्कृत पुस्तकों का जो अनुवाद किया था। अब जैसे क्या है, एफएसटी आया, एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक के लिए जैसे आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले, तो 4 क्वेश्चन देखने को मिले, इसका मतलब है कि इसका काल इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भी आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं कि जैसे कोई भी यूनिक कीवर्ड आया, जैसे यहाँ पे एफएसटी आ गया, फिरोज शाह तुगलक आ गया, तो इनके बारे में हमें जो भी इनके समय में जो अभियान थे, जो इनके द्वारा दरबार में जो कवि थे जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, तो किन्होंने जो जो अनुवाद किए हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे रीड करने की आवश्यकता हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी अपने रणनीति को बना सकते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जब मनाया जाता है तो उस विषय की क्या थी, थीम क्या है, थीम पूछ रखा है 2022-23 के लिए पूछ रखा है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए व्यवहार के लिए सभी के लिए गरिमा, यानी कि जो व्यवहार में सभी के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके लिए, सबका एक व्यक्तिगत जीवन होता है, उसका एक जो है हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी एक गरिमा होती है। ये उसका जो है यहाँ पे थीम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कारण निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का यहाँ पे प्रकार है। जैसे पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये तो होता है, सापेक्ष जो यहाँ पे जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है ये भी होता है, यानी कि व्यक्तिपरक जो निर्धनता होती है ये भी होती है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल पॉवर्टी यानी प्रक्रियात्मक जो निर्धनता है ये नहीं होता है। तो यानी कि चौथा ऑप्शन ये है और हमारा तीसरा सही है। तो इस तरीके से आप आंसर को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छठवें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या है आर्थिक विकास में, यानी कि जो मानव संसाधन का जो योगदान रहता है, यानी कि मानव संसाधन का जो योगदान आर्थिक विकास में है उसके संदर्भ में हमें सही जो है उत्तर चुनना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सही का चयन जो है करना है। फिर आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जैसी बात है जब भी किसी देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब जब जनसंख्या वृद्धि वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास पर, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है एक दूसरे को ये जो है प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन की, कारण निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक की गतिविधि तक को जो है आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए अब जैसे प्रस्तावना है, अभी क्या है, प्रस्तावना से जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उससे यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार जो संविधान का जो निर्माण हुआ उससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सब क्या, ये सारे कीवर्ड हैं। जैसे अब यहाँ पे प्रारूप समिति है, तो ये भी एक तरीके से प्रारूप समिति के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे देखना है। जैसे कि आपको पता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोर्थ क्या है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, ये पहले ही आएगा। जब भी देखिए संविधान का निर्माण होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन संविधान सभा की जब बैठक होगी, प्रथम बैठक होगी, उसमें तो डिसाइड होगा कि हाँ हमें ऐसे 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 कुछ भी कोई भी प्रारूप बनाना हो तो पहले बैठक होगी। तो चौथा देखें तो इसमें है, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, तो बचा ये। फिर इसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित, ये क्या, ये तो अभी नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ये तो दूसरे या तीसरे पे आएगा। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, यानी क्या है, यहाँ पे जो डेट ऑफ
कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी आता है, लेकिन आप देखेंगे तो हमारे हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ये लगाया गया है ये ऑफिशियल आंसर की के तहत जो है आंसर आपको लगाए गए हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि चौथे में क्या है, सबसे पहले ये वाला होगा, फिर इसके बाद प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति होगी, दूसरे पे ये होगा, फिर तीसरे पे ये होगा, सबसे लास्ट पे जो है उसकी तिथि को जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें क्या है, यानी कि जो है डिजीज दे रखा है और यहाँ पे जो है फैक्टर्स दे रखे हैं। तरीके से क्या है, यहाँ पे पेप्टिक पेप्टिक व्रण जो है ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, जैसे कि ये इसका फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ, तो ये तो देखिए गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे दे भी रखा है। अब देखिए यहाँ पे डेंगू क्या है, डेंगू एक प्रकार का वायरस है, ये हो जाएगा। जैसे दो का पहला तो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा ऑप्शन ये ऐसे हो सकता है। तो आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे लिए जानकारी जो दी गई है एक अपने नोट्स के फॉर्म में इनको आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में फिर कह रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। जैसे इसमें क्या है, पुस्तक दे रखा है और यहाँ पे सेकंड सूची में विषय दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, मीरात ए सिकंदरी, ये किसकी पुस्तक है, मीरात ए सिकंदरी जो है यहाँ पे गुजरात विजय के बाद जो है ये पुस्तक इसकी रचना की गई थी, तो यानी कि ए का फोर्थ, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। फिर यहाँ पे बुरहान ए मासिर ये क्या है, ये आप यहाँ पे देखेंगे जो अहमदनगर का जो इतिहास है बहमनी साम्राज्य के बारे में, उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो बी का दूसरा। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे इसको सुमेलित कर सकते हो, ए का फोर्थ। फिर यहाँ पे क्या है, रियाज उल सलातिन, तो इसके लिए देखिए आप सी का जो है 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो बंगाल विजय का यहाँ पे जो बंगाल का जो इतिहास है इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर रियाल उल ईसा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अब कुल मिलाकर के हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए एसेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उस पर दे रखा है, जैसे कि कोई कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अभी कथन क्या है, देश के पर्यावरण को रुकिए एक सेकेंड, इसको और मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए। ठीक है, कह रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। अब कारण क्या देखें, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण कह रखा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारण की बात करें तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये क्या है, एक दूसरे को यहाँ पे क्या सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं या कि संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पहला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा क्या है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। इसके लिए आप सबको पता है अनुशीलन समिति, ये सबको आपको पता होता है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। ये तो करंट का क्वेश्चन है, तो जाने दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग दर्शन और प्रचारक के लिए सही सुमेलित है। ठीक है, जैसे न्याय की बात कौन करते हैं, गौतम बुद्ध करते हैं, उत्तर मीमांसा कपिल, ऐसा तो नहीं है, वैशेषिका पतंजलि, ये भी नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या है, भारत की जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। जैसे अब ये 1871 में किया गया था, लेकिन ये किसके समय हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अब जैसे 1881 वाली है, यानी कि ये क्या है, ये जो है 10 की जो वृद्धि दर जो हर 10 वर्ष के अंतराल में जब जनसंख्या की जाती है, ये किसके समय में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसके समय में इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय जो है कौन जो है यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये मैंने बता दिया, इसके लिए 10 की वृद्धि के लिए लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कथन में से कौन सा सही है। सही कथन की बात कर रहा है, पिछले दशक की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। अब इसके लिए आपको आंकड़ा देखना पड़ेगा, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसके लिए अब ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जब आप बजट को रीड करते हैं तो बजट को रीड करते समय आपको एक आंकड़े दिए होते हैं, उससे आपको एक स्टेटमेंट बनाए गए हैं। तो हालांकि ये इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करें तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे सही है। ठीक है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये तो खैर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कर्नाटक में किया गया था। फिर यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो कवित्री है और पुस्तक है में से पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है, ये भी आपको ध्यान देखना है, नहीं पूछ रखा है। यहाँ पे गंगाबाई गणेश देव लीला, और ये क्या है, विनय मल्लिका, ये जो है सहज प्रकाश सोन कुमारी और स्वर्ण वेली की कविता, ये जो है सही ऑलरेडी सुमेलित है, यानी कि सही नहीं सुमेलित पूछ रखा है। इसका मतलब है कि ये जो है सही सुमेलित ऑलरेडी है। तब देखिए सोन कुमारी ये क्या है, कवित्री, इनकी पुस्तक कौन सी है, स्वर्ण वेली की कविता, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको ऐड कर लेनी है। फिर यहाँ पे क्या है, सहजोबाई, ये क्या है, कवित्री है, लेकिन इनकी पुस्तक है सहज प्रकाश। ठीक है, दयाबाई इनकी पुस्तक है विनय मल्लिका। तो ये क्या है, इस तरह की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे इसी को क्वेश्चन बनाना हो तो यूपीएससी क्या करता है, जैसे यूपीएससी की अगर हम बात करें क्या करेगा, कहेगा कि
निम्नलिखित में से ये सारी जानकारी दे देगा। विनय मल्लिका दे देगा, सहज प्रकाश दे देगा, स्वर्ण की वेली की पुस्तक दे देगा, ये जो है कविता दे देगा, स्वर्ण वेली की कविता, ये तीनों इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन संदर्भित है, कौन संबंधित है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कवित्री। तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन को डिजाइन कर लेते, तो आप इस तरीके से भी प्रिपेयर मेंटली जरूर रहिए। ठीक है। अब कह रहा है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग है, ये करता है। ठीक है। पंचायत राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे आपको सही है, ये आपको देखना है। ठीक है। जैसे अशोक मेहता समिति की अगर बात करें तो इन्होंने जो है थर्ड टायर यानी कि जो है तृतीय यानी कि 3 स्तर की जो है यहाँ पे सिफारिश करी थी। पंचायती राज 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पे जो है ये यहाँ पे अशोक मेहता समिति की बात की जा रही है, इन्होंने सेकंड टायर की बात करी थी। ठीक है। तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर सेकंड स्तरीय व्यवस्था की यहाँ पे बात करी गई थी, तो द्विस्तरीय व्यवस्था की होनी चाहिए। फिर राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रमुख बिंदु माना जाना चाहिए, ये तो नहीं था। और आपसे सही कथन पूछा तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। और आपको देखिए पंचायती राज से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, यानी कि प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जहां भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11वीं बैठक के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे हुई थी, वाराणसी में भी हुई थी, ग्रेटर नोएडा में हुई थी, लेकिन कानपुर में नहीं हुई थी। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है, 120 अध्याय और 8 जो है यहाँ पे खंड है। ये तो सारे फैक्चुअल डेटा है, आपको पता भी होंगे। मानव हृदय में यहाँ पे जो घटक होते हैं बना होता है केवल 4 चैम्बर्स का जो है यहाँ पे होता है। जो यहाँ पे जो मानव हार्ट होता है, ह्यूमन जो हार्ट होता है, उसमें जो है 4 चैम्बर होते हैं। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी, यहाँ पे 149 स्टेशनों की पहचान की गई थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, mRNA वैक्सीन की बात कर रहा है जो कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, ये क्या है, मॉडर्ना। ठीक है। ये 24वां क्वेश्चन हमने देख लिया। फिर यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। अब देखिए जो संयुक्त प्रांत है, अब इसका नाम कब पड़ा था, संयुक्त प्रांत किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो अंग्रेज थे उनके द्वारा किया गया था। इनका नाम जो है 1935 में जो है संयुक्त प्रांत के रूप में कर दिया, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत नाम था 1935 में किया गया था। फिर लेकिन अगर संयुक्त प्रांत का नाम से हटा करके यानी कि संयुक्त प्रांत से हटा करके उत्तर प्रदेश नाम कब किया गया, ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन किसान सभा के बारे में पूछ रखा है, तो ये क्या है, इंद्र नारायण द्विवेदी ने, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूक कौन अधिकारी था, ये क्या है, राजस्व, यानी कि जो है यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्टर है वो यहाँ पे जमा करने वाला होता था। ठीक है। अब आपको देखिए फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए देखिए अनुच्छेद 324 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद जैसे 280 में क्या है, यहाँ पे क्या होता है, वित्त आयोग होता है, यहाँ पे वित्त आयोग हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 315 में जो है यूपीएससी है। ठीक है। और यहाँ पे जो क्या अनुच्छेद 324 में क्या होता है, जैसे कि अनुच्छेद 324 की बात करें, यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है इसकी बात हो गई। तो यहाँ पे ए का फोर्थ, यानी कि देखिए अब बचा कौन सा, यही बचा। तो अनुच्छेद 338 में क्या होता है, अनुच्छेद 338 से निर्वाचन आयोग होगा, ये हो गया। ठीक है। अनुच्छेद 338 में क्या, अनुसूचित जाति के लिए आयोग होता है। तो यानी कि इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं ए का फोर्थ, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यही वाला होगा। फिर यहाँ पे कह रहे केंद्रीय बजट के बारे में क्वेश्चन है, यानी कि वित्तीय क्षेत्र में यानी कि जो फिजिकल मैनेजमेंट है उसके बारे में कौन सा वाक्य यहाँ पे सही पूछ रखा है। जैसे राज्यों को 20 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ऐसा तो नहीं है। 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए, एक फैक्चुअल डेटा है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% कहाँ, 5.5% नहीं करना है, ये यहाँ पे आपको 4 से यानी कि टोटल जो 4% है, टोटल जो है 6%, सॉरी यहाँ पे 6% तक है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो है 4% +-2% है। इस तरीके से जो है राजस्व घाटे को मैनेज करने की बात कहेगी। लेकिन अगर राज्य का, जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है राज्य को जो है जैसे स्टेट को क्या है 60% तक अपना जो है राजस्व घाटा कम करना है, और स्टेट को जो है 40% तक अपना राजस्व घाटे को कम करना है, जबकि यहाँ पे 5.5% दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे SGDP यानी कि स्टेट जो GDP का 3.5% राजकोषीय घाटे को राज्यों को अनुमति है। जी हाँ, ये एकदम सही है, यानी कि जो टोटल GDP है वो जो है 3.5% तक अपने राजकोषीय घाटे को कर सकते हैं, यानी कि जो टोटल उनका जो फिजिकल डेफिसिट है इसके लिए 3.5% उन्हें जो है अलाउड होता है। मिलिंद हो, ये आप सबको पता है, नागसेन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी थी, जैसे कि प्रिंस हैरी, ये करंट का क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं नीचे 2 कथन है जिनमें से एक में कथन दे रखा है, एक में कारण दे रखा है। कथन की बात करते हैं, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट तो सही है।
चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, यानी कि ये क्या है, ये इसके कारण की जो है पुष्टि कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्या है, सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। फिर कह रहा है डीकिन डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे आपको सही बताना है। जैसे कह रहा है, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। पहला विदेशी विश्वविद्यालय है तो ये हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है महाराष्ट्र में स्थापित नहीं किया जा रहा, तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कहाँ पे इसे स्थापित किया जा रहा है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय है तो ये हम सबको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि भारत में G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में, यानी कि जो G20 का जो प्रतीक चिन्ह था उसके बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कह रहा है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, जैसे आपने देखे होंगे कि G20 में ऐसे कमल का फूल बना हुआ था और ऊपर जो है वर्ल्ड के जो जो सारी कंट्रीज है वर्ल्ड मैप का एक तरीके से ग्लोब रखा हुआ था। आपने देखा हो प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है। मीरा कुमार ये यहाँ पे प्रथम है, लेकिन राज्यसभा की प्रथम यहाँ पे आपको बताना, राज्यसभा की प्रथम जो अध्यक्ष हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पे जो सभापति हैं वो कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए 35वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कार्य सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि जो सर्विस यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ये पूछ रखा है। कह रहा है जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ रेट जो सर्विसेज थी उनकी 16% से ऊपर है, यानी कि जो क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विस है ये 16% से अबव हो गई थी, यानी 75% बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। पीएमआई यानी कि जो पीएमआई सर्विसेज जो हैं 2022 में जुलाई से सबसे महत्वपूर्ण सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। तो यहाँ पे फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्चेडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से का स्थान रखेंगे, तो ऐसा नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए, यानी कि जो पेशवा उस समय हुआ करते थे उनके बारे में आपको बताना है, और क्या बताना है, इनका कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, एक तरीके से ऑर्डरली यहाँ पे सेट करना है, और हमें यहाँ पे सही उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, जैसे बालाजी प्रथम ये क्या थे, पहले ही थे, फिर इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड बालाजीराव प्रथम ये आएंगे, यानी कि पहला और दूसरा कंटिन्यूसली होना चाहिए, पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पे है कंटिन्यूसली और यहाँ पे तो है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर इसके बाद नारायण राव दे रखा है, नारायण राव, नारायण राव तो नहीं, इसके बाद माधव राव, आपने देखा होगा अगर मूवी देखी होगी पानीपत, तो उसमें देखा होगा कि माधव राव जो प्रथम है वो आते हैं, फिर इसके बाद नारायण राव। ठीक है, फिर इसके बाद सदाशिव राव, ये जो है ये सब जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है। कह रहा है महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतर होती है। जाहिर सी बात है, जैसे लाल सागर में आप देखेंगे लवणता सबसे अधिक होती है, तो हमारा इस हिसाब से करेक्ट आंसर तो यही है, ऑलरेडी दे रखा है। कह रहा है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसकी है, गुरनार मंडल की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुरुनानक मंडल ने जो है यहाँ पे कौन सी अवधारणा प्रस्तुत करी थी, ये जब आप पंचवर्षीय योजनाएं आप पढ़ते हो तो पंचवर्षीय योजनाओं में इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। ईवी रामस्वामी नायर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, कि एक देख रहे हैं व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, ईवी रामस्वामी, इनके योगदान के बारे में जरूर कुछ यूनिक बात रही होगी, तभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा आपसे पूछा गया है सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान तक निषेध लगना विश्व का पहला कानून बना, धूम्रपान 2025 तक। ये करंट का क्वेश्चन है। एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यति एयरलाइंस, ये सारे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा था, 10वां था। भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, हम पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। जैसे जल विभाजक है, और जब जैसे मान के चलिए ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये यहाँ पे जो कनेक्टेड ये कनेक्टेड है, इसको क्या कहते हैं, जैसे इसको कहते हैं इस्थमस, इस्थमस। तो इसको भी आप देख सकते हैं, जैसे जल विभाजक क्या है, एक तरीके से स्ट्रेट है, जैसे कि हम देखते नहीं कि जैसे कि पाक स्टेट है, इसी तरीके से जब दो लैंड आपस में, यानी कि जो स्थल जो जुड़े होते हैं उनमें अगर कोई वाटर बाउंड्री नहीं है तो उसे इस्थमस कहा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसके लिए कह रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 123 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, ऐसा तो नहीं है। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 132 तक गिर गई, ये सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जितने भी देखा है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। अगेन केंद्रीय बजट से क्वेश्चन है 2023 के लिए कुल परिव्यय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सब्सिडी जो दी गई 9% यहाँ पे नहीं दी गई थी, तो ये पुराना है, 23 का बजट है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप स्टैटिक पे फोकस कर सकते हैं।
देखिए इसमें जैसे दे रखा है सूची 1 से और सूची सेकंड को जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। अब उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या ए का 3 हो जाएगा, यानी कि ये जो उपयुक्त जनसंख्या जो सिद्धांत है यहाँ पे क्या केनन के द्वारा ये जो है दिया गया था, केनन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। फिर यहाँ पे जो सामाजिक यहाँ पे जो माल एडजस्टमेंट जो थ्योरी है इसके बारे में अगर हम बात करें, अब समायोजन जो सिद्धांत है ये जो है यहाँ पे दिया गया था कि जो जो हेनरी जॉर्ज हैं इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया था, यानी कि इन दो इन्फॉर्मेशन से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ए का फोर्थ यानी कि ए का 3, यहाँ पे ए का 3, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दे भी रखा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा, यहाँ पे आप इनके बारे में आप जरूर रीड करिएगा, पूरा जो है इनके बारे में पढ़िएगा। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर कौन सी नदी बहती है? अब जैसे मोस्टली लोग क्या है मिसिसिपी मार देंगे, मिसिसिपी नहीं है, लेकिन रियो ग्रांडे नदी है मैक्सिको। मिसिसिपी नदी तो केवल उत्तरी अमेरिका में बहते हुए ऐसे जो है पानी डिपॉजिट कर देती है। फिर यहाँ पे एक दर्रा है, यानी कि नीति दर्रा कहाँ पे है? ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला से संबंधित है, ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये ज्ञान फैक्चुअल सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग में सही सम्मिलित है? हालांकि इन सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या है संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में, ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी नहीं पूछा कि पदों के सचिवालय के संदर्भ में पूछ रखा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन की सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। अब अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वैसे तो दोनों ही सही सही हैं, और यहाँ पे सही क्वेश्चन ही पूछ रखा है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है? तो ये क्या है? ताइवान। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किससे सम्मानित? अनुराधा रॉय। और इनकी जो उपन्यास है ऑन द लाइव्स वी नेचर लिव्ड, ये आप अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए डीपीटी की बात कर रखा है, डीपीटी की बात कर रखा है, यहाँ पे क्या है? टॉक्सॉइड। ठीक है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्रभावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? क्या है? एचोला। अगेन अब यहाँ पे सेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम यहाँ पे कथन पर चलते हैं। कह रहा है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करते हैं। जैसे कि जब भी किसी राज्य का जो स्टेटस है या बदलना होता है, सीमा में परिवर्तन करना होता है, तो उसके लिए राज्य का यहाँ पे जो है प्रभाव माना जाता है, क्योंकि जो है पूरा जो प्रभावित होगा, तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं कि जो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो, या अगर हम बात करें जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और जब उनका स्टेट के नाम में सीमा में परिवर्तन होगा तो कुल मिलाकर के उनका क्षेत्र प्रभावित होगा, इसलिए राष्ट्रपति जो है विधानमंडल के द्वारा प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर भी करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? सही है। तो कारण क्या रखा? राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, ये तो सही है, मानने के लिए बाध्यकारी थोड़ी ना है। कथन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ये सेपरेट करने की बात कर रहा है और ये राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहा है। तो क्या है? ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये सही है, व्याख्या नहीं करता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाले जो गैस है के रूप में जाना जाता है? नाइट्रेट ऑक्साइड को। 1957 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? या इतना ये तो ऑलरेडी आप कर लोगे। भारतीय महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको ये बताना है। सही, सॉरी यहाँ पे सही पूछ रखा है, सही है। ये बताना है महान्यायवादी के पद ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्ह हो। ठीक है, ये तो सही है, यानी कि कुल मिलाकर के जो संविधान एक तरीके से सरकार का एक वकील होता है तो उन्हें संविधान के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। नहीं, ये नहीं है, ये तो राष्ट्रपति के साथ पर्यंत काम करते हैं, तो ये तो किसी भी समय हटाया जा सकता है, यानी स्टेटमेंट पहला सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 2070 तक, कि 2070 तक जनसंख्या जो है स्टेबिलिटी में आ जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 9वीं अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ऐसा तो नहीं है, यही हमारा सुमेलित नहीं है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, 8वीं भाषाएं, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारे जो सुमेलित है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए SDG 10 यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल दे रखे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। यानी कि जो क्लाइमेट एक्शन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो जैसे कि अगर हम देखें क्लाइमेट एक्शन, जलवायु प्रक्रिया आप देखेंगे, ठीक है, SDG जो है, SDG 13 में दे रखा है। यानी कि 13 कहाँ है, ये यानी कि बी का बी सॉरी, यहाँ पे SDG जो जलवायु प्रक्रिया है, जैसे कि SDG 1 में क्या है, जीरो पॉवर्टी। SDG 2 में क्या है, जीरो जो है जीरो हंगर यानी कि जीरो भुखमरी। SDG 3 में क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। चौथे में क्या है, क्वालिटी एजुकेशन के बाद यहाँ पे जो है हेल्थ है, यानी कि जो हेल्थ इशू है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है टोटल जो 17 सस्टेनेबल गोल है इनको याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर की बात करते हैं, यानी कि एसडीजी 10 में जो है असमानताओं को कम करने की बात की गई है। ए का तीसरा, यानी कि ए का तीसरा यहाँ है, और ये तो ऑप्शन ऑलरेडी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन ऑलरेडी लगा रखा है। बी का 1 यानी कि जमीन पर जो जीवन पर जीवन है, एसडीजी जो है एसडीजी 10 में दे रखा है। तो एसडीजी से यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ऑलरेडी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार करके जाना ही जाना है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है। प्राकृतिक रेशम रेशम का जो घटक नाइट्रोजन सिद्ध दोष के आधार पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपने सरकार के वित्त मंत्री नजीम जवाबी को हटा दिया गया। क्या है, टैक्स स्कैंडल वाला केस बहुत ही चर्चित रहा है, ये आपको पता होगा। जैविक डेटा कहाँ पे है, जैविक डेटा जो हरियाणा में। फिर माउंट न्यूमैन, ये जो है लॉ एस्क, आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, आर्थिक क्रिया नहीं है, स्वच्छ सामाजिक सेवा, ये आर्थिक क्रिया में नहीं आती है। आर्थिक गतिविधि में जैसे नौकरी हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन से संबंधित जो आय होती है, किसान जो होता है उससे संबंधित जो आय होती है, ये क्या है, आर्थिक क्रिया में आते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैसे कि आपने हमने जो पीवाई सॉरी यहाँ पे जो रिवीजन जो सीरीज हमने चला रखी है, रिवीजन सीरीज में हमने ये वाला पॉइंट ऑलरेडी कर रखा है, यानी कि जो हमारा पार्ट 3 है उसमें हमने जो मौर्य काल के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें हमने ये विष्णु पुराण के बारे में देखा था। वहाँ पे बताया गया है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है। तो देखिए रिवीजन सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे फंस रहे हैं। ठीक है, वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए हमें केवल एक ही स्टेटमेंट मालूम था, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से हमें दूसरा स्टेटमेंट भी पता चल गया, यानी कि वायु जो पुराण है उससे गुप्त वंश के शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आप में से कोई भी रिवीजन सीरीज अगर आप जिसने फॉलो किया, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आदर्श ग्राम योजना ये 2014 में शुरू हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 में। ये जो है यहाँ पे सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये मुझे पता नहीं है कि कब इसकी जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है संसाधनों के उपयोग और तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता, ये कैसा सत्य विकासी तो है। अब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के रिट के बारे में बात की गई है, यानी कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण रिट को भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो सकता है, रिट जो है प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्राइवेट प्लस जो गवर्नमेंट जो है सबके लिए जारी होता है। परमादेश ये क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए मैंडेमस होता है, वो भी कौन से, जो न्यायिक न्यायिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। वो प्रतिषेध मतलब एक तरीके से रोक देना, ताकि इस पे एक तरीके से रोक लगा करके, जैसे न्यायालय कई बार होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निचली न्यायालय पर रोक लगा करके मामला जो है अपने पास बुलाता है, तो इस प्रकार की रिट का प्रयोग भी कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थायी सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जी हाँ, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही हैं, और हमसे पूछ भी रखा है कि सही उत्तर हमें बताना है। ठीक है, देख सकते हैं आप दोनों के दोनों सही है। निसार उपग्रह बहुत ही न्यूज में रहा है। ये जो है निसार उपग्रह नासा और इसरो का एक ज्वाइंट मिशन है। फिर कह रहा है राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। अब ये देखिए, अब जब राम गंगा नदी है, ये क्या है, इसका भी जो कन्नौज है, जैसे कि हमने जो रिवीजन सीरीज है उसमें हमने पढ़ रखा है, ये राम गंगा नदी के बारे में उल्लेख मिलता भी है। ठीक है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास से यमुना में मिलती है, ऐसा तो नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, अगर हम बात करें तो ये जो है चंबल की सहायक नदी है। और केन नदी जो है, केन नदी बेतवा की सहायक नदी है। और ये चंबल किसकी है, ये जो है यमुना की सहायक नदी है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। यूनानी पहले यूनानी, फिर इसके बाद सब, फिर कुषाण। ये हमारा सही कालक्रम है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी, यानी कि 1999 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत। 79 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट
कि बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो यहाँ पे क्या है, इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्टिनियम। एक्टिनियम ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कि पोप पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, संदर्भ में निम्नलिखित में से, अब बताइए इनके बारे में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इसको किसे पता हो। जर्मनी के मूल निवासी थे, पता नहीं मूल निवासी कहाँ के थे। तो हालांकि ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सही उत्तर है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। लेकिन जब ये इनके जो निधन हुआ था काफ़ी न्यूज़ में थे, तो इसलिए शायद यहाँ पे यूपीवीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी प्राकृतिक आवास का जो विनाश है ये। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है क्या, जल। दिसंबर 2023 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ है, राजस्थान में। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास श्रेय जाता है, ये तो हालांकि ऑलरेडी नहीं पता है, स्पेन और अमेरिकी वासियों को अगर इसमें लगता है तो यही सही होगा। निम्नलिखित नदियों में से उद्गम स्थल को जोड़े बनाइए, यानी कि इनके इनके जो जहाँ जहाँ इनका उद्गम स्थल, जैसे ये क्या है, यमुनोत्री, ठीक है। कृष्णा नदी का अगर आप देखेंगे, इसका जो ये है, ये महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम होता है। फिर अगर गोदावरी की बात करते हैं, ये महाबलेश्वर, फिर महानदी का ये 4 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, सिहावा, यानी कि इसके हिसाब से ए का फोर्थ फिर तीनों में दे रखा है यमुनोत्री। जी हाँ, ए का फोर्थ ये दे रखा है, ये ए का फोर्थ, बी का 3, सॉरी बी का महाबलेश्वर ये है, बी का 3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एक सेकंड में आपको यहाँ पे पूरा जो है ये आपको करके दे देता हूँ, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए, जैसे ए का क्या है, फोर्थ, बी का क्या है, 3 महाबलेश्वर, ठीक है, और सी का क्या है, 2, ये यहाँ पे नासिक होगा, और महानदी का ये। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगेन यहाँ पे पर्वत दे रखा है और यहाँ पे देश दे रखा है, किलिमंजारो। किलिमंजारो की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पे है, किलिमंजारो की हम बात करते हैं विश्व मैप में, तंजानिया में है, ठीक है। स्टेलनी स्टेलनी अगर हम इसकी बात करते हैं, हालांकि आंसर तो दे रखा है सी का 4, युगांडा। केवल मुझे यही मालूम था, लेकिन मैं आंसर को देख करके ही से बता रहा हूँ। डागर हागर हागर क्या है, ये यहाँ पे अल्जीरिया, और बचा ये मोरक्को। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा झील सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो बाकी जो झीलें दे रखे हैं, ये क्या है, बैकाल लेक, जो फ्रेश वाटर लेक है, ये क्या है, रूस में है, जैसे ये सबको पता है। मिशिगन ये भी पता है कि अमेरिका में है, ठीक है। बारा मारा मारा काइबो, अब ये एक इन्फॉर्मेशन मिली जो कि वेनेजुएला में है, ये भी सही सुमेलित है, तो इसको आप ऐड कर सकते हो। हालांकि ये दोनों तो ऑलरेडी पता रहते हैं, लेकिन ओनेगा ये क्या है, कनाडा में है, तो ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रखा है। लेकिन ओनेगा है कहाँ, अगर ये सही सुमेलित नहीं है तो किसी न किसी कंट्री में होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, आपको अगर पता हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है। विमल जलान की पुस्तक आई थी, ये ऑलरेडी पता है, हो गई आपको। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कह रहा है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित हैं और लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो सबको पता है, केवल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा 1611 में जेम्स फर्स्ट दूत के रूप में भारत आया था, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ऐसा तो कुछ नहीं कैप्टन हॉकिंस के बारे में, यहाँ पे क्या, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है, मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश पत्र त्याग पत्र संबंधित होता है, ये किससे संबंधित है, जब भी त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति को ही देंगे। संघ वित्त आयोग के संबंध में आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 नहीं, ये तो टोटल 4 सदस्य है, यहाँ पे टोटल 4 सदस्य होते हैं, यहाँ पे 6 सदस्य दे रखा है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। और ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को कहाँ प्रस्तुत करते हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में हांगुल 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 अगर बात करते हैं कश्मीरी हिरन, ये हमारा सही है। निम्नलिखित में से राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। जी हाँ, 1/3 से, यानी कि 1/3 से सदस्य अधिक नहीं हो सकते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने ही चाहिए। जी हाँ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। संगीत की टप्पा शैली किससे संबंधित है, टप्पा शैली मोहम्मद शाह से संबंधित है। यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। जी हाँ, ये तो सही। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार के घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। जी हाँ, उस दिन
अगर घोषणा हो गई है तो उस दिन के जो भी कार्यविधि होंगे वो मान्य नहीं होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है जैसे कि पहले स्टेटमेंट में दे रखा उसकी कार्यविधि उसके मान्य होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, तो ये भी माने जाएंगे, ये भी माने ही जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही उत्तर को देखना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए, फिर यहाँ पे पुरातात्विक स्थल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है वर्तमान स्थल। निवासा, निवासा कहाँ पे होगा? ये निवासा महाराष्ट्र में। फिर ईसमपुर, हालांकि ये तो नहीं मालूम ईसमपुर कहाँ है, लेकिन करेक्ट आंसर में 4 दे रखा है। डीडी डीडवाना, ये तो राजस्थान में है। फिर गुड़ियाम गुफा, ये भी नहीं मालूम कहाँ पे है। डी डी का 2, ये तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। एससीओ, ये यहाँ पे पूछ रखा है एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 के संदर्भ में पूछ रखा है। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप इसको कवर कर सकते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए, ये हमने आपको यहाँ तक जो है 100 क्वेश्चंस जो है करवाए हैं। 100 क्वेश्चन के बाद हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे ये जो हमारा पीवाईक्यू वाला जो सेशन है। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।